गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का टॉपिक नंबर 12 जिसका नाम है परमाणु। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे स्टडी अबाउट एटम्स और उसमें भी आज अध्ययन करेंगे अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। प्यारे विद्यार्थियों, जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है वो सन 1911 में रदरफोर्ड के निर्देशन में उसके दो शिक्षे हैंस गाइगर और अर्नेस्ट मार्सडन द्वारा किया गया, जिसकी प्रायोगिक व्यवस्था निम्नलिखित है। यह प्रयोग सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड के निर्देशन में उसके दो शिक्षे हैंस गाइगर और अर्नेस्ट मार्सडन द्वारा अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया, जिसकी प्रायोगिक व्यवस्था निम्न है। गाइगर और मार्सडन ने क्या किया, एक भट्टी ली, यह आपकी भट्टी है। इस भट्टी में रेडियो एक्टिव पदार्थ बिस्मिथ 214 रखा, जिससे अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। इन उत्सर्जित अल्फा कणों को इन उत्सर्जित अल्फा कणों को संरेखित करने के लिए या अल्फा कण पुंज प्राप्त करने के लिए इनको लेड की ईंटों में से गुजारा जाता है। ये आपकी हैं, इसको हम कह देंगे भट्टी, और ये लेड की ईंट, और यहां पे रखी थी स्वर्ण पन्नी, ये आपकी है स्वर्ण पन्नी, जिसकी मोटाई 2.14 इंटू 10⁻⁻7 मीटर है। अभी जो प्रकीर्णित अल्फा कण है, जैसे ही स्वर्ण पन्नी पर टकराते हैं तो यहां पर
फ्लैश या चमक उत्पन्न होती है, उस चमक को देखने के लिए गाइगर और मार्सडन ने एक पर्दा लगाया। ये जो पर्दा था वो था जिंक सल्फाइड का। जैसे ही अल्फा कण संरेखित होकर स्वर्ण पर्णी से टकराते हैं तो उनमें फ्लेक्स उत्पन्न होता है, जिसको हम जिंक सल्फाइड के पर्दे के द्वारा देखते हैं। इसे देखने के लिए यहां पे लगी होती है संसूचक के रूप में सूक्ष्मदर्शी। घूर्णी संसूचक के रूप में सूक्ष्मदर्शी। घूर्णी का मतलब है इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। इस किरण पुंज का वास्तविक पथ तो आपका यह है। तो यह है गाइगर और मार्सडन की प्रायोगिक व्यवस्था। इसको मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। गाइगर और मार्सडन की प्रायोगिक व्यवस्था में एक भट्टी होती है जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ बिस्मिथ 214 रखा होता है। बिस्मिथ की जगह और भी रेडियो एक्टिव हो सकते हैं, जिसका अगले पार्ट में हम विस्तृत पूर्वक अध्ययन करेंगे। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ अल्फा कण निकलते हैं उनको संरेखित करने के लिए या अल्फा कणों की किरण पुंज प्राप्त करने के लिए इनको लेड की ईंटों में से गुजारा जाता है। लेड की ईंटों में से गुजरने के बाद में अल्फा कण स्वर्ण पर्णी से टकराते हैं। टकराने के बाद में ये फ्लैश या चमक उत्पन्न करते हैं, जिसे देखने के लिए जिंक सल्फाइड का पर्दा रखा होता है और उस पर्दे के ऊपर घूर्णी संसूचक के रूप में सूक्ष्मदर्शी लगाई होती है। बाद में प्रेक्षण गाइगर वह मार्सडन के प्रेक्षण, इन्होंने ये प्रयोग किया तो कुछ प्रेक्षण लिए। ये प्रेक्षण आपके निम्नलिखित हैं। पहला प्रेक्षण है अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पर्णी से टकराए बिना सीधे निकल जाता है। कुछ किताबों में लिखा हुआ है ये अधिकांश अल्फा कण 99.86% होते हैं। तो आप चाहे तो लिख सकते हो अधिकांश अल्फा कण बिना टकराए या बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण बिना टकराए सीधे निकल जाते हैं। यह पहला परीक्षण था गाइगर और मार्सडन का। दूसरा देखिए, अब बचे कितने 0.14% अल्फा कण अपने मूल पथ से विचलित हो जाते हैं। शेष अल्फा कण अपने मूल पथ से विचलित हो जाते हैं। हेंस गाइगर और मार्सडन यहां भी संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने 8000 अल्फा कणों की बौछार स्वर्ण पर्णी पर करवाई तो उन्होंने देखा कि एक अल्फा कण, जैसे मान लो कि ये इधर विचलित हो रही है और हम इसे यहां संशोधित कर रहे हैं, ये जो कोण है इसे हम कहते हैं परकीर्णन कोण। जब 8000 अल्फा कणों की बौछार स्वर्ण पर्णी पर करवाई तो एक
कण, मात्र एक कण, यह आपका 90 डिग्री और 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हुआ या प्रकीर्णित हुआ, यह आपका 90 डिग्री से अधिक हो गया। तो तीसरा प्रश्न हो जाएगा 8000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर विचलित होता है। फिर बाद में गाइगर और मार्सडेन ने क्या किया, 20,000 अल्फा कणों की स्वर्णपर्णी पर बौछार कराई। तो एक अल्फा कण, 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री पर प्रकीर्णित हुआ। इस चीज को देखकर जो इनके गुरुजी थे रदरफोर्ड, वो चकित हुए। तो 180 डिग्री का मतलब है इधर ही आया और यूं ही वापिस चला गया है। जो पांचवा प्रश्न है वो है, यह आपका प्रकीर्णन कोण है। प्रकीर्णन कोण थीटा वह प्रकीर्णन की संख्या में, प्रकीर्णन की संख्या, इसको मानते हैं एन थीटा में ग्राफ हम ले लेते हैं। एक्स एक्स पर तो लेते हैं प्रकीर्णन कोण, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। यहां तो है प्रकीर्णन कोण थीटा और यहां है प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या एन थीटा। जैसे मान लेते हैं कि 10, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, इस प्रकार होती है। जब प्रकीर्णन कोण और प्रकीर्णित अल्फा कणों के बीच में ग्राफ कहते हैं तो वो इस प्रकार आपका ग्राफ आता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम गाइगर व मार्सडन के परीक्षणों के आधार पर निष्कर्ष। गाइगर और मार्सडन के प्रश्नों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष यह है कि पहला प्रश्न यह था कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्णपर्णी से टकराए बिना या प्रकीर्णित हुए बिना सीधे निकल जाते हैं। बाद में गाइगर और मार्सडन ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। भाई सीधे निकल जाते हैं, इसका मतलब है कोई रोकने वाला है ही नहीं, इसका मतलब है परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। तो इसके लिए हम एक चित्र बना देते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। ये आपका नाभिक है और हम जानते हैं कि नाभिक धनावेशित होता है और ये अल्फा कण आया इधर से और ये इधर से आया, ये इधर से आया, ये इस प्रकार अल्फा कण आ रहे हैं।
ये जो अल्फा कण है ये यूं जाएगा, ये यूं जाएगा, ये यूं जाएगा, और ये बिल्कुल सीधा हो जाता है फिर यूं। अब हम ये मानते हैं कि जो कोई अल्फा कण है इसका मूल पथ ये है, ये इधर विचलित हो गया, ये इसका क्या हो गया, प्रकीर्णन कोण। ये अपन पहले देख चुके हैं, दिस इज प्रकीर्णन कोण। ये आपकी नाभिक के केंद्र से जाने वाली मध्य रेखा है। मान लिया कि इन अल्फा कणों को v0 वेग से छोड़ा जा रहा है। हम ये भी जानते हैं कि अल्फा कण v0 ये उसका प्रारंभिक वेग है। अल्फा कण का प्रारंभिक वेग v0 की नाभिकीय केंद्र से लंबवत दूरी को हम कहते हैं संघट्ट प्राचल। इसको हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, ये लिखाएंगे। तो पहला जो निष्कर्ष है गाइगर और मार्सडन का वो ये है कि अधिकांश अल्फा कण बिना टकराए सीधे निकल जाते हैं। इसका तात्पर्य या इसका निष्कर्ष ये हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। 99.86% अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। फिर दूसरा प्रयोग था कि 0.14% अल्फा कण विचलित होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म क्षेत्र में अधिकांश द्रव्यमान वह धनावेश उपस्थित है। देखो ये आपका परमाणु है, ये परमाणु है और ये नाभिक है। केवल अल्फा कण इस भाग से टकराकर ही विचलित होते हैं। तो इस भाग के आधार पर यानी परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म क्षेत्र में संपूर्ण द्रव्यमान व धनावेश उपस्थित है। जो तीसरा निष्कर्ष है प्राचल। अभी मैंने बताया था कि अल्फा कण के प्रारंभिक वेग v0 की नाभिक के केंद्र से, देखो नाभिक का केंद्र यहां से यहां लेंगे या केंद्र यहां से यहां लेंगे वो एक ही बात है,
नाभिक के केंद्र से लंबवत दूरी को संघट्ट प्राचल B0 कहते हैं। अब देखो, इस संघट्ट प्राचल B का मान निम्न होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर cot थीटा बाई 2 अपॉन 1/2 mv0 स्क्वायर। ये आप आगे पढ़ेंगे तो आगे क्लासों में ये डेरिवेशन मिलेगा आपको। हम यहां पर इसका डायरेक्ट अध्ययन करेंगे। बी संघट्ट प्राचल है, Z परमाणु क्रमांक संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। आप ये जानते हो एक कांस्टेंट होता है, M कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, थीटा परिकलित कोण है। तो यहां पर जो B है वो क्या जाएगा, B समानुपाती cot थीटा बाई 2। देखो B समानुपाती cot थीटा बाई 2 है, B बड़ा होगा तो cot थीटा बाई 2 भी बड़ा होगा, B छोटा होगा तो cot थीटा बाई 2 भी छोटा होगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो आपका संघट्ट प्राचल है वो परिकीर्णन कोण पर निर्भर करता है। अब हम जानते हैं 0 cot थीटा का जो मान होता है 0 डिग्री पर अनंत होता है, फिर 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर cot √3 और 1/√3। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जब संघट्ट प्राचल B का मान बढ़ेगा तो cot थीटा बाई 2 का मान बढ़ेगा। अब cot थीटा बाई 2 का मान कब बढ़ेगा, जब cot के मान इधर कम हो, थीटा का मान कम हो, जब इसका मान क्या होगा, अधिक होगा। थीटा का मान अधिक होता है तो कोट का मान कम होता है, और थीटा का मान कम होता है तो कोट का मान अधिक होता है। तो थीटा कम होगा तब संघट्ट प्राचल B का मान बढ़ेगा। जब थीटा कम होगा तो कोट थीटा का मान बढ़ेगा, जब थीटा कम होगा तो कोट का मान बढ़ेगा। देखो मैं बार बार ये प्रोसेस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि संघट्ट प्राचल B बढ़ेगा तो कोट थीटा बाई 2 बढ़ेगा, और कोट थीटा बाई 2 कब बढ़ेगा, जब थीटा का मान कम होगा। और देखो आप यहां देख रहे हो जब थीटा का मान कम है तो अल्फा कण बिना परिकलित हुए सीधे निकल जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब संघट्ट प्राचल अधिक होता है तो कोट थीटा बाई 2 का मान अधिक होता है, और कोट थीटा बाई 2 मान अधिक कब होगा, जब परिकीर्णन कोण कम होगा। B अधिक तभी होगा जब परिकीर्णित परिकीर्णन कोण थीटा कम होगा, और जब परिकीर्णित कोण थीटा कम होता है तो अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। परिकीर्णित कोण थीटा कम होगा तब अल्फा कण बिना विचलित सीधे निकल जाते हैं। एक केस तो आपका ये बन गया। केस नंबर सेकंड, जब B कम है, B कम तभी होगा, B कम है अर्थात कोट थीटा बाई 2 कम है, और कोट थीटा बाई 2 कम कब होगा,
जब थीटा का मान अधिक होगा, तभी होगा जब थीटा का मान अधिक होगा। और थीटा का मान अधिक कब होता है? केवल 0.14% स्थिति में थीटा का मान अधिक होता है, तब अल्फा कण विचलित होते हैं। तब अल्फा कण मूल पथ से विचलित होते हैं। मूल पथ से विचलित होते हैं। जो तीसरा कंडीशंस है वो देखिए। जब हमने पहले देखा तो वो एक थ्योरेटिकल देखा, ये हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली। जब संगत प्राचल b का मान 0 है, अर्थात कोट थीटा बाई 2 का मान भी 0 है, तो कोट थीटा बाई 2 का मान 0 कब होता है? जब कोट 90 डिग्री हो। दोनों तरफ से कोट कोट कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बाई 2 बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 180 डिग्री। तो एक अल्फा कण है जो पुनः उसी पथ पर वापस लौट आता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, यह आपका परमाणु है और परमाणु का अधिकांश भाग धनावेशित होता है, यह अपन जानते हैं। बाद में इसको नाम नाभिक दिया गया, वो अलग बात है। अब जब हम इस पर अल्फा कण की बौछार करते हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि जो अल्फा कण होता है वो धनावेशित होता है। और नाभिक का भाग आलेख धनावेशित है, यह हम जान चुके हैं। जब धनावेशित से टकराएगा तो यहां पर क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? यहां पर प्रतिकर्षण होगा। अब अल्फा कण जिस गतिज ऊर्जा के साथ में परमाणु पर टकराता है और जैसे ही नाभिक के पास पहुंचता है, तो प्रतिकर्षण के कारण यह पुनः लौट जाता है। और जब यह पुनः लौटता है तो अल्फा कण की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। और जिस बिंदु से लौटता है, वहां से जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं परमाणु की त्रिज्या। तो इस बात को मैं लेता हूं, जब अल्फा कण परमाणु के पास जाता है तो प्रतिकर्षण के कारण उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। यानी कि E के बराबर EU, तो E के बराबर EU। और हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये हम जानते हैं या पहले हम पढ़ चुके हैं। तो EU क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 क्या है? ZE, और ये अल्फा का मान लेते हैं E, तो ZE इंटू E अपॉन त्रिज्या क्या मानी अपनी? R0। तो E के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू E स्क्वायर, ZE स्क्वायर अपॉन R0।
इसको मैं लिख सकता हूं R0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² अपॉन E के। देखो, ये आपका कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होगा, आवेश कांस्टेंट होता है। तो जो परमाणु की त्रिज्या है वो किस पर डिपेंड करती है? अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा पर। परमाणु की त्रिज्या किस पर डिपेंड करती है? अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा पर। गतिज ऊर्जा कम होगी तो परमाणु की त्रिज्या अधिक होगी, गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो परमाणु की त्रिज्या कम होगी। तो जो गाइगर और मार्सडन ने जो निष्कर्ष निकाले, उन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। देखो, रदरफोर्ड ने कुछ भी नहीं किया है। जो अपने स्टूडेंट्स गाइगर और मार्सडन ने जो निष्कर्ष निकाले, उन निष्कर्षों के आधार पर अपना मॉडल दिया, जिसे रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल कहते हैं। तो इस चीज को मैं लिख देता हूं, गाइगर व मार्सडन द्वारा दिए गए निष्कर्ष के आधार पर अपना मॉडल प्रस्तुत किया। गाइगर और मार्सडन द्वारा दिए गए निष्कर्षों के आधार पर अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला परिणाम देखो, उन्होंने कहा कि परमाणु 10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक गोला होता है। एक ठोस गोला होता है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म, परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म क्षेत्र में लगभग अधिकांश द्रव्यमान व अधिकांश धनावेश उपस्थित होता है। यह बात गाइगर और मार्सडन ने भी कही थी कि जब 0.14% अल्फा कण अपने मूल पद से विचलित होते हैं तो अति सूक्ष्म क्षेत्र भाग में या परमाणु के केंद्र में संपूर्ण द्रव्यमान और संपूर्ण धनावेश उपस्थित है, जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक नाप दिया। तो नाभिक की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने करी। बस इतना सा प्रश्न किया, जिसे नाभिक कहा। ये जो मैंने पहले वर्ड नाभिक लिखा है, ये आया नहीं था। ये बात किसने कही? रदरफोर्ड ने कही, जिसे नाभिक कहा। रदरफोर्ड ने यह भी कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं।
अब देखो नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो नाभिक धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, तो धनावेश और ऋणावेश के मध्य आकर्षण होता है। तो उन्होंने ये कहा कि नाभिक और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल स्थिर विद्युत आकर्षण बल, अर्थात इसको हम एफ भी लिख सकते हैं, आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। जो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य विद्युत आकर्षण बल होता है वही आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होता है। जैसे मान लेते हैं यह आपकी परमाणु है, ये इसकी नाभिक है, ये इसके चारों कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है यूं, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि ये जो चक्कर लगा रहा है इसका वेग है v0, इसकी त्रिज्या है r, ये आपका नाभिक है और इसका नाभिक का आवेश होता है Ze, इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता ही है, ये हम जानते हैं। अब जो इस नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो विद्युत आकर्षण बल है Fe, वो जो Fe है वो किसके बराबर होगा? Fc के बराबर होगा। यानी कि ये जो Fe है वही आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होता है। जैसे विद्यालय होता है, विद्यालय में एक प्रिंसिपल आता है तो वो जो आता है वो प्रिंसिपल होता है, जब उसका स्थानांतरण हो जाता है तो दूसरा प्रिंसिपल आता है तो वो वहां स्कूल का विद्यालय का प्रिंसिपल हो जाता है। तो अभिकेंद्रीय बल एक पोस्ट है, वो पोस्ट का यहां पर क्या है, जो स्थिर विद्युत बल है वही क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल होगा। जो प्रिंसिपल नया बन के आता है वही प्रिंसिपल हो जाता है, तो ये एक अभिकेंद्रीय बल पोस्ट होती है। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल क्या जाएगा? ये हम जानते हैं कूलाम के नियम से, 1/4 पाई, या मैं इसको इधर F से ले देता हूं, इधर F लिख देता हूं, mv²/r, ये तो क्या है? अभिकेंद्रीय बल है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। r क्या है? कक्षीय त्रिज्या, v क्या है? कक्षीय वेग। तो ये आपको जाएगा mv²/r बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze²/r²। ये बात रदरफोर्ड ने बता दी थी बहुत ही पहले। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग और कक्षीय त्रिज्या भी हम निकाल सकते हैं। के मॉडल की कमियां, रदरफोर्ड ने यह कहा कि जो परमाणु में नाभिक है उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यह आपका नाभिक है और इस नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं
और जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है नाभिक चारों ओर, चक्कर लगा रहा है, अब ये ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो इसकी गति कम होगी और 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 गति कम होगी, तो ये आके नाभिक में समा जाना चाहिए। भाई जब से रदरफोर्ड कह रहा है उसके हिसाब से तो जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो जब वो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं तो एक ही स्थिति में वो नाभिक में आके समा जाना चाहिए। जबकि आप ये जानते हो कि इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक में आके नहीं समाता है। अतः ये रदरफोर्ड की कमियां निम्नलिखित हैं। पहली कमी है ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरा मैंने जो रदरफोर्ड के निष्कर्ष में पॉइंट नंबर 4 बताया था उसमें कहा था कि रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु स्पेक्ट्रम सतत होता है परंतु वास्तविक रूप में परमाणु स्पेक्ट्रम क्या होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। इस चीज की व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाया। तो ये दूसरी कमी है, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। तो ये मेजर 2 कमियां थी रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में। और आप मेरे government.vlogs यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।